हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरा पिछला वीडियो आया था जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बोर्ड की क्लासों में पूछे जाएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मेरे साथ एनसीईआरटी को इमेजिन करते हुए, लाइन टू लाइन समझते हुए। तो आज हमारा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबेस इन ह्यूमन वेलफेयर। कक्षा 12 का चैप्टर है। कक्षा 12 का चैप्टर ये। हाँ, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। उसके बाद पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है उसमें क्या उपयोग होता है सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया का। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमल उपचार में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के रूप में सूक्ष्म जीव। तो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव है। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन सा जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जीव आते हैं? वह कौन से जीव है जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये देखो, सर्वव्यापी होती है। ये मृदा, जल, वायु के अंदर अन्य प्रकार में प्राणियों में पादपों में पाए जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के जीवन संभव नहीं है। जैसे गीजर के भीतर गहराई तक ताप की चिमनी यहाँ तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा हुआ होता रहता है। मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विविध स्थापिती, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। विषाणु, वायराइड तथा प्रोयोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। कुछ सूक्ष्म जीव को चित्र 8.1 में दर्शाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया माध्यम में उगाया जा सकता है ताकि ताकि वर्धीकर यहाँ कॉलोनी का रूप ले और इन्हें नग्न नेत्रों से देखा जा सके। चित्र 8.3 में हम डिस्कस करेंगे। इससे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन के दौरान काफी लाभदायक होते हैं। ये देख पा रहे हो आप चित्र। ये बैक्टीरिया फेज का डायग्राम है। ये बैक्टीरिया फेज का डायग्राम है और ये कुछ सूक्ष्म जीव है। ये दंडाकार बैक्टीरियम कसाबिका, ठीक। ये संगठित दंडाकार विषाणु यानी कि वायरस है। ये कवक कॉलोनी यानी कि फंगल की कॉलोनी किस तरह होती है, डायग्राम आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी। प्लेटी प्लॉटो में वृद्धि कर रही जीवाणु की कॉलोनियां और प्लेटी प्लॉटो पर वृद्धि कर रही कवक की कॉलोनियां, ठीक। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीव मनुष्य बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं भाई। ये पशु तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म जीव हानिप्रद है। अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीव के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव यानी कि हाउस होल्ड में सूक्ष्म जीव का उपयोग। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीव अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। दूध से दही का उत्पादन है। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में प्रभावित कर देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इससे निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण गुण संबंधी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करता है। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका उपयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इसे आटे की फूली उबरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा उपापचय पथ CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वक की क्रिया के लिए ये बैक्टीरिया कहां से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकरिस्ट सेकेरोमाइसिन सेरिवेसी का प्रयोग होता है यानी कि किया जाता है। यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है।
पारंपरिक पेय तथा आरओ की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वत कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोटी है। इस ताड़ वृक्ष के तने के स्तरों को किण्वत कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वत मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस, फरो आदि के भोजन की तैयार करने में किया जाता है। यहाँ से इंपोर्टेंट लाइन है कि दक्षिण भारत में कौन सा पेय पैदा किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट लाइन है। पनीर तथा चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन, संरचना, सुगंध, स्वाद जैसे अभिलक्षण को पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों का प्रयोग से आता है। उदाहरण के लिए स्वीट चीज पाए जाने वाला बड़े बड़े छिद्र प्रिपेओनिक बैक्टीरियम सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होता है। यहाँ से इंपोर्टेंट रोक्यूफाइट चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिणाम देता है। परिपक्व से सुगंध आने लगती है। रोक्यूफाइट चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होता है, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ रोक्यूफाइट कौन सी कवक होती है। वो होती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम कवक होती है। अब हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवी यानी कि फैक्ट्रियां होती है, उसमें सूक्ष्मजीवी का क्या महत्व है। यहाँ तक कि उद्योग में भी सूक्ष्मजीवी का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण है। वैश्विक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ये इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, यहाँ से रिक्त स्थान बन सकता है आपका। अब हम पढ़ेंगे किण्वक पेय। किण्वक पेय सूक्ष्मजीवी विशेषकर इसका प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेय के उत्पादन में किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे ईस्ट, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी जो सामान्यतः विरवस ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने, मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रस से एथेनॉल उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको वह उपापचय अभिक्रिया याद है जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन असवर अथवा उसके बिना कच्चे पदार्थ पर निर्भर करता है। तथा बियर का उत्पादन बिना आसमन होता है। बियर, वाइन का उत्पादन बिना आसमन किया होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम का किण्वत रस के आसमन द्वारा तैयार किया जाता है। प्लांट का फोटोग्राफ चित्र 8 पर देख पा रहे हो आप, ये चित्र है फर्मेंटर यानी कि किण्वक का। अब हम पढ़ेंगे प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीव द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन 20वीं शताब्दी में अत्यंत की महत्वपूर्ण खोज है। मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा शब्द जिसका अर्थ है खिलाफ तथा बायो का अर्थ है जीवन। दोनों का मिला देने से क्या अर्थ निकलता है, जीवन के खिलाफ हुआ रोग जो जीव से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है। ये अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद करता है, यानी कि रोकता है और मार देता है। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से होता है परिचित हो गए। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा यानी कि घटना पर आधारित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तथा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक है जो किस पर कार्य करते हैं, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वे कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया, यानी कि कवक उत्पन्न हो गया, इस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि ना कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पेनिसिलिन द्वारा होता है। ठीक, चूंकि पेनिसिलियम नोनेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। कौन से उत्पन्न होता है, पेनिसिलियम नोनेटम नामक मोल्ड जो कवक एक, इसका कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यदि भी बाद में अर्नेस्ट चेन हार्वर्ड फ्लोरे ने उसकी एक शक्तिशाली प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकंड जो युद्ध हुआ था, घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में किया गया था। फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरो को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया यानी कि सम्मानित किया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीव अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशोधित किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के नाम तथा उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलगंटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिससे संसार लाखों लोग मरे हैं, के उपचार में लिए एंटीबायोटिक हमारे लिए क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे रासायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के बारे में। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्मजीव का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल जो उसका होता है एस्पेरोजेलस नाइगर एक कवक है, और एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक, जीवाणु जो ब्यूटिक अम्ल का क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटालिक एक जीवाणु है, और एक लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टोबैसिलस जो हमने देखा था दूध से दही बनने में कार्य करते व्यक्ति है। एथेनॉल के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से लाइन बन सकती है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक स्वरूपण या धुले हुए कपड़े से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। ठीक, आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई देता है। जो किसके कारण दिखाई देता है, पेक्टिनिज्म तथा प्रोटीएज्म के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ दिखाई देता है। ये इंपोर्टेंट है।
स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं में थक्का क्लोट हटाने में यानी थक्का स्फुटन के कार्य में मदद मिलती है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। हृदय घात के अग्रम मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हुए अन्य जैव सक्रिय जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण यानी कि कोई organ हम ट्रांसप्लांट करेंगे किसी दूसरे पेशेंट में, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधी यानी कि संक्रमण कर देता है कि कार्यक्रम रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम नामक कवच से किया जाता है। मनुष्य का प्रोपेनियसिस्ट से उत्पन्न इस स्टेटिन का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। यहाँ से आपको अन्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन हम बता सकते हैं आपको। ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप बोर्ड कक्षा की तैयारी करो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम चलते आगे। वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन की तरह क्रिया करते हैं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों, वायतम मल उपचार में सूक्ष्म जीव यानी कि जो गंदे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शहरों में नगरीय गांवों में जो गंदगी छोड़ी जाती है, उसका कैसे निपटन किया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर या शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोगजन्य होते हैं। आपको असली पता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटन कैसे होता है होगा। इस प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी झरने में सीधा विसर्जित नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र से किया जाता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट लाइन, ताकि वे प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परोपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करता है। ये उपचार निम्नलिखित दो चरणों में होता है। पहला होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी उपचार। मलभूत रूप से उपचार किस पद में वाहित मल में बड़े छोटे कणों का निष्पादन यानी फिल्ट्रेशन अवशोधन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। इन भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निषेधन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद सीतावलु कस्म ग्रिट मर्दा छोटे फटिका तेल को अवशोधन द्वारा निष्कृत किया जाता है। सभी ठोस प्राथमिक अपंग स्लेज के नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि धूल कण होते हैं ना, जैसे आपने कभी देखा है पानी में गंदा पानी होता है, उसमें पत्थर होते हैं, धूल, एक कुछ समय बाद वो धूल नीचे चली जाती है, उसे हम कहते हैं स्लेज के नीचे बैठे वाले कण हो गया। और प्लावी सुपरनेटेड वायु स्रोत यूनिट का निर्माण किया जाता है होता है। वायु स्रोत को प्राथमिक निषेधन सेटलिंग टैंक से गिरते उपचार के लिए ले लिया जाता है। अब वो पढ़ेंगे सेकेंडरी उपचार अथवा जीव विज्ञान यानी कि बायो टेक पर क्या उपयोग किया जाता है, बायोलॉजी पर, जीवी के पर। प्राथमिक वायु स्रोत को बड़े वायुवीय टंकों में गुजारा जाता है। 8.6 में आपने देखा होगा, जहां तक लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु इसमें पंप किया जाता है। इसमें इससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्मजीव की प्रबलता सशक्त वर्णक कवक के तत्व से बड़े जीवाणु की जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव वायु स्रोत में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के प्रमुख भागों में खपत करता है। यह वायु स्रोत को बीओडी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, बीओडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का महत्वपूर्ण रूप से घटने लगता है। बीओडी 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 की ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवन द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देते हैं। वायुमल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट ना जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्मजीव द्वारा ऑक्सीजन के संदर्भ ग्रहण की दर का मापन भी बीओडी का परीक्षण किया जाता है। ये देखो वायुमल उपचार का संयंत्र का आकर्षण इस तरह दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का मापन बीओडी ही। जल व्यर्थ जल को बीओडी अधिक होगा तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वायुमल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी प्राप्त मात्रा में घट जाए तब वायु स्रोत को निषेधन टैंक से भेजते हैं। ये आप देख लेना, इंपोर्टेंट। यहाँ से मैंने आपको बता दी मेन लाइन। हाँ, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण बचाने के लिए गंगा एक्शन और प्लान यमुना एक्शन कृषि योजना दी गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा बनेगा कि बायोगैस एक प्रकार से गैस जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है। ठीक, का मिश्रण जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वर्धित अपचयन के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पन्न करते जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत लिए गए कार्बनिक पदार्थ का निर्भर करती है। उपयुक्त उदाहरण जैसे गिले आटे का किण्वन, पनीर, चीज का निर्माण, पेय का उत्पादन CO2 गैस की मुख्य रूप से उत्पादन की जाती है यानी कि होती है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं और CO2 H2 हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पादन करते हैं। सामान्य रूप से इन जीवाणु को मेथनोजनी कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे डियर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनमें सामान्य जीवन मिथोनो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गड्ढे की तरह पाया जाता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मिथोनो बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, गड्ढे में पाया जाता है। इसका वर्णन वहित मल उपचार में किया जाता है। पहले किया गया है। वह जीवाणु पशु के रूमेन पाया जाता है। देखो पशु के रूमेन में यानी कि आंत में पाया जाता है, यानी कि आमाशय पाया जाता है, स्टोमक में।
इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ। कुछ गैस आपको याद रखनी है कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस हमें देख रहे होती है। एक होती है हमारी मीथेन, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है CO2। बाकी थ्योरी है, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है बोर्ड 2026 में। डायग्राम आपको देख के जाना अच्छी तरीके से। संयंत्र एक ग्रुप बायोगैस का यहाँ लगा होता है डाइजेस्टर, स्लेज होता है, देखो स्लेज, ये गोबर गैस, ठीक। ये इंपोर्टेंट नहीं इतना है। ये जो बीटी कॉटन, आप ये टॉपिक पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के यूज में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का उसका उपयोग, उसमें पढ़ोगे बीटी कॉटन के बारे में अच्छी तरीके से। तो यहाँ इंपोर्टेंट नहीं है ये लाइन इस चैप्टर की। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवी, इसमें बताता हूँ कौन सा इंपोर्टेंट है। यहाँ लेग्यूमिनेस पादों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजों में सहजीवी से संबंध होता है, इंपोर्टेंट लाइन है। और अन्य जीवन उदाहरण एजोबैक्टीरियम मर्दा में मुक्त होता है। ये देखो, कवक पादों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइनोबैक्टीरियम स्वपोषित सूक्ष्म जीवी जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबिना, नोस्टोका, ओसिलेटोरिया आदि। धान क्षेत्र में साइनोबैक्टीरियम महत्वपूर्ण जरूरत भूमिका निभाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नील हरी सेवाल की मर्दा में कार्बनिक पर्दा बढ़ा देते हैं, इसमें समझ औरता बढ़ जाती है, ठीक है। हाल ही में भारत देश में जैव रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैंने बता दी। आप इतना पढ़ लोगे ना तो आप इस चैप्टर में अच्छी तरीके से नंबर स्कोर कर लोगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।